राज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी एग्जाम के अनसॉल्व पेपर पर, जिसमें हम देखते थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारी सीरीज डेली जारी है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए मोटिवेशनल कोटेज के साथ हम शुरू करेंगे। तो हमारी मोटिवेशनल कोटेज है, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का ज्ञान है। तो सबसे पहले हमारा पहला उद्देश्य ही रहता है कि मोटिवेशनल कोटेज के साथ शुरू करें, जिससे आप हमेशा के लिए जब तक आप पढ़ो तब तक आप मोटिवेट रहो। तो चलिए हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो लेट्स सी। क्या है पेपर चल रहा, देखिए हमने यहां पर कहां तक सॉल्व कर लिया था पेपर अपना। हमने अगले पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, हमने बताया था कि जनन की कौन सी विधि बेस्ट होती है, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में दोनों में हमने अंतर कराया था, और जिसने जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछा था उस तरीके से हमने आंसर दिया था। ठीक है, आज हम फिर हमने परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाया था, जिसमें हमने डायग्राम को लेबल किया था। जहां तक हमने कर लिया था शायद। आज हम गागा करेंगे, तीसरे में क्वेश्चन करेंगे प्रभावता एवं अप्रभावता में विभेद, यानी दोनों में हम अंतर देखेंगे और इनमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट है और यहां से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक एग्जाम हर साल ही ना, प्रत्येक साल यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीधे हम चलते हैं नोट पैड की तरफ। आज थीम कहां से थीम से लग रही। चलिए हम अंतर देख रहे थे प्रभावता तथा अप्रभावता में के नियम में कौन कौन से अंतर थे, उन नियम के अंतर को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों को हम बिल्कुल सिंपल वे में देखते चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों अंतर कर लेते हैं, तो डायरेक्ट एक एक समझा देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अप्रभावता का नियम। प्रभावता का नियम। ठीक है, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बिल्कुल हम सिंपल तरीके से समझते चलेंगे, जिससे आने वाले क्वेश्चन मतलब एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से समझते चलें। और इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये मेंडल का इसे प्रथम नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, लॉ प्रभावता का नियम, या इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। और मेंडल का कौन सा नियम है? मेंडल का ये प्रथम नियम है, या मोनोहाइब्रिड इसे क्रॉस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पौधे के दो फॉर्म लेंगे। सबसे पहले लेंगे एक सबसे लंबा पौधा लेंगे और एक लेंगे बौना पौधा। ठीक है,
एक लंबा पौधा लेंगे और एक बौना पौधा लेंगे और दोनों में क्या कराएंगे, क्रॉस करा देंगे। हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने पर जो संतान पैदा होती है वो F1 पीढ़ी में, वो यानी F1 पीढ़ी में कौन सी संतान पैदा होती है वो हम इसमें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लंबे पौधे। तो लंबे पौधे को कैपिटल टी और कैपिटल टी से रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं हमसे, और इसका अल्टरनेट फॉर्म होगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी अगर ये लंबा है तो इसका अल्टरनेट छोटा बौना पौधा क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से हम ये हमारे कौन हो गए, ये हमारे हो गए जनक। कौन हो गए, जनक हो चुके हैं, यानी जनक है, ये पेरेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब यहां से हम गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। यहां से क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट जब हम बनाते हैं जब कैपिटल टी, और यहां जब गैमीट बनाएंगे स्मॉल टी, ये क्या बनेंगे हमारे गैमीट, यानी इसे युग्मक बोलते हैं, युग्मक। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका करा देंगे इसमें क्रॉस। तो यहां पर हमें जो संतान प्राप्त होगी F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो संतान प्राप्त होगी वो कैसे होगी, हाइब्रिड होगी, और पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे हमें प्राप्त होंगे। कैसे पौधे प्राप्त होंगे, संकर लंबे पौधे। और ये पीढ़ी कौन सी है हमारी, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, इंग्लिश में F1 जनरेशन। तो 100% हमें कैसे मिले, हाइब्रिड मिले। यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर बड़े ने छोटों को दबा दिया, क्या सप्रेस कर दिया, लंबे पौधे ने स्मॉल यानी ड्वार्फ प्लांट को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया यहां पर। तो ये प्रभावता का नियम है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी दबा दिया है, क्या कर दिया यहां पर, छोटे वाले को यहां पर इसने सप्रेस कर दिया है। तो इसे बोलते हैं प्रभावता का नियम। इसने प्रभाव अपना दिखा दिया है, किसने, बड़े वाले ने अपना यहां पर क्या दिखा दिया है, प्रभाव दिखा दिया। यानी पौधे कैसे प्राप्त हो गए, लंबे हो गए थे। कैसे प्राप्त हुए, लंबे। तो इसी को बोलते हैं प्रभावता का नियम, या इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर टू ऑल। अब देखते हैं अब प्रभावता का नियम किस तरीके से क्या करता है, वो हम इससे आगे हम देखते हैं। तो लेट्स सी। अब देखते हैं अब प्रभावता का नियम। अप्रभावता का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या ये अप्रभावता का नियम है, यानी मेंडल के नियम का पालन नहीं करता। इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे इंपोर्टेंट ये प्रभावता के नियम से इंपोर्टेंट कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी मेंडल के जो अपवाद है, मेंडलिज्म के अपवाद है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ से समझ सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लेते हैं लाल पुष्प वाले पौधे लेंगे और सफेद पुष्प वाले पौधे लेते हैं। तो कौन से लेते हैं, लाल पुष्प वाले पौधे ले लेते हैं सबसे पहले हम। हम लाल ले आएंगे।
लाल पुष्प, और इधर हम लेंगे, कैसे लेंगे, इधर लेंगे सफेद पुष्प वाले पौधे। सफेद पुष्प वाले पौधे लेते हैं। तो लाल पुष्प वाले कैपिटल आर, और यहाँ पर सफेद पुष्प वाले स्मॉल आर से लेंगे हम। रेड और कौन से, व्हाइट हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम गैमीट फॉर्मेशन। क्या करेंगे, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। तो कर लेते हैं यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो चलिए गैमीट फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर गैमीट बनेगा, और यहाँ पर हमारा बनेगा कैपिटल आर। क्या बनेगा, कैपिटल आर। गैमीट जो हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से स्मॉल आर प्राप्त हुआ और यहाँ से कैपिटल आर प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम इसे क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अगली पीढ़ संतान पैदा होगी, तो उसमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे वो हम देखते हैं। तो इसमें जो पौधे प्राप्त होने वाले हैं तो कैसे होंगे, गुलाबी कलर को कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जहां पर जो हमें पौधे प्राप्त हुए वो कैसे हुए, गुलाबी 100% कैसे प्राप्त हुए, गुलाबी पुष्प वाले पौधे हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, गुलाबी। यानी जो रेड वाला था, ना तो रेड आया और ना तो सफेद आया, यानी इसमें दोनों के कैरेक्टर कैसे हुए, इसमें मिल गए। तो यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नियम है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या किया था इन्होंने प्रभावता में, इसमें बड़े ने छोटे को दबा दिया, और इसमें ना तो बड़े ने छोटे को दबा पाया और ना छोटे ने बड़े को सप्रेस किया। तो इसीलिए इसे बोलते हैं अप्रभावता का नियम, और इससे बनते प्रभावता का नियम। इस पर प्रभाव दिखाया था प्रभावता के नियम में, और इसमें प्रभाव नहीं दिखाया था, इसमें दोनों बराबर टक्कर के थे, इसीलिए दोनों सप्रेस हो गए। अब देखते हैं, हम आपको इमेज में दिखाते हैं किस तरीके से ये थे। हाँ, अगली और आगे और आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके बाद ये चलो यहां पर हम रेशियो और निकाल देते हैं आपके लिए थोड़ा। तो यहां पर कैपिटल आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें सेल्फिंग करा देंगे। इसमें क्या कराएंगे, सुपरागण इसमें करा देते हैं सबसे पहले, और देखते रिजल्ट क्या आता है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया, और इस पर कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया। तो ये पेरेंट की तरह काम कर रहे हैं, अभी जनक बन गए। और यहाँ पर जब गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इनका क्या करते हैं हम, इसका कैपिटल आर, इस कैपिटल आर रेशियो प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर संतान प्राप्त होगी, और यहाँ पर हमारी कैपिटल आर स्मॉल आर संतान प्राप्त होगी, और यहाँ पर हमारी स्मॉल आर संतान प्राप्त होगी। अब जो F2 पीढ़ी में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर F2 पीढ़ी में हमें लाल पुष्प मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, लाल पुष्प मिलेंगे, और दो जोड़ी कैसे मिलेंगे, दो जोड़ी यहाँ पर हमें प्राप्त मिलेंगे, गुलाबी मिलेंगे, और यहाँ पर कैसे मिलेंगे, सफेद मिलेंगे यहाँ पर हमें। तो इसका जो रेशियो निकल के आता है हमारा, तो 1:2:1 इसका रेशियो निकलता है। पर आपको यहां तक बिल्कुल नहीं करना है, आपको यहां तक दिखाना है।
कहाँ तक, कैपिटल आर, यहाँ पर गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैंने एक्स्ट्रा आपको लिए कर दिया, अगर आपको आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो आप यहाँ तक आप कर सकते हो। पर इसमें अंतर पूछा तो आप इतना कर देना जितना हमने अभी यहाँ पर किया है। जस्ट अ मिनट। इसे कॉपी पेस्ट कर लेना आप, जल्दी से उतारो इसे। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो हमने यहां पर क्या देख लिया, प्रभावता एवं अप्रभावता में विभेद दोनों देख लिए हमने, यानी अंतर देख लिए। अब हम इसमें देखते हैं, अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है क्या सुकेंद्रीय कोशिका में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं, कौन स्टूडेंट इसका आंसर बता सकता है। यानी सुकेंद्रीय कोशिका में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जहां सुकेंद्रीय का मतलब क्या है, सुकेंद्रीय का मतलब है यूकैरियोटिक सेल्स। क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम अपने चलते नोटपैड पर सीधे, यानी यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले मैं बताऊं, यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एब्सेंट होता है, और एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले लिखता हूं, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यानी बैक्टीरिया सेल में, अभी हिंदी में बताते हैं, बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है, यानी जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, जीवाणु सेल्स में पाया जाता है। क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां पाया जाता है, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। यानी कह सकते हैं इसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो बैक्टीरिया का नाम है वो, उस बैक्टीरिया का नाम का ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई जीवाणु में ये पाया जाता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आपसे अगर कोई पूछे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां पर पाया जाता है, ई कोलाई जीवाणु में पाया जाता है। क्लियर टू ऑल। और अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलर कैंची का नाम क्या है या आणविक कैंची का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहां से साल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।